अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ प्रोग्राम व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे मुल्क में कई ज़िमनी इलेक्शन होने वाले हैं और सियासी जमातों ने इन इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में ताज़ा खबर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने पर इत्तफाक़ राय है। दोनों हुक्मरान पार्टीज़ का इत्तफाक़ राय PTI के लिए कितना बड़ा इम्तिहान साबित होगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात होगी दूसरे सियासी इशूज़ पर बात करने के साथ साथ इस सवाल का जवाब भी तलाश करेंगे कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का अमेरिका से कॉले मौसूल होने का एतराफ़ सामने आया है। तुर्क साख्ता बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 तैयारे की एयरफोर्स में शमूलियत, वज़ीर ख़ारजा का दौरा बांग्लादेश और चीन में 3 सितंबर को दुनिया को हैरान कर देने वाली परेड की खबरों पर तबसरे हमारे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में होंगे और तीसरे हिस्से में SIFC की निगरानी में बैनुल अक़वामी एक्सप्लोरेशन कंपनी से जारी राब्तों और कुछ दूसरे मुआशी इशूज़ को ज़ेरे गौर लाया जाएगा। आप सबको प्रोग्राम से खुशामदीद कहते हैं। खास तौर पर खुशामदीद कहती हूँ अतर काज़मी साहब को, जो कि सीनियर तज्जियाकार, सीनियर एंकर पर्सन। और अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले इमरान साहब से सवाल लेंगे। इमरान साहब, ये जो सामने आया कि ज़िमनी इलेक्शन में सियासी जमातें एक पेज पर हो गई हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी, इस इश्तराक को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये है कि ये कोई अनहोनी नहीं है। पहले भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इसी फार्मूले के तहत कई ज़िमनी इलेक्शन लड़ चुके हैं। फार्मूला क्या है? सादा सी बात है कि जिस पार्टी का उम्मीदवार पिछले इलेक्शन में दूसरे नंबर पे आया था, यानी आम इंतखाबात में, तीसरी पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। यानी अगर मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार दूसरे नंबर पे था तो पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। अगर किसी हल्के में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पे था तो मुस्लिम लीग नून उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन मामला ये है कि क्या इस वक्त ऑन ग्राउंड ये दोनों पार्टियां मिल के भी ये इलेक्शन जो है वो PTI के मुकाबले में जीत पाएंगी? ये एक बड़ा सवालिया। अतर काज़मी साहब, आपसे ये सवाल है, क्या लगता है अभी जो दोनों पार्टियों ने इत्तफाक किया है एक नुक्ते पर, क्या लगता है ज़िमनी इलेक्शन किस पार्टी के लिए कितना मुश्किल होगा? PTI के कोई आसार नजर आ रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन में जीत के? देखें, ये जो इत्तेहाद हुआ है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी हकायक क्या है। अब 3 साल से तकरीबन ये लोग हुकूमत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की इस वक्त हालत ये है कि उसकी तमाम जो सीनियर लीडरशिप है, या तो वो जेलों में है या वो इस वक्त रूपोश हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों जमातें अलहदा इलेक्शन नहीं लड़ रही, ये मिल के इलेक्शन लड़ रही हैं ज़िमनी इंतखाबात के अंदर। अगर जब ये इंतखाबात होते हैं और जब भी होते हैं तो उससे बिल्कुल वाज़ेह है कि इनको पता है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि 3 साल में हम आवाम को उस हद तक भी मुतमईन नहीं कर सके कि ऐसी जमात जिसके खिलाफ मसलसल बयानिया बनाया गया, मसलसल मुल्क दुश्मनी के इल्जामात से लेके करप्शन तक हर चीज के इल्जामात भी लगे, लीडरशिप को सजाएं भी हुई, लेकिन उसके बावजूद आज हालत यह है कि मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातें जो 3 साल से मसलसल इख्तिदार में, वो ये कह रही हैं कि हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अकेले इनको हरा सकें, और किसी को यह भी नहीं पता कि तहरीक इंसाफ को कौन सा इंतखाबी निशान मिलेगा। अब इसमें भी आप देखें ना कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब इंतखाबी निशान भी तहरीक इंसाफ के लिए इररेलेवेंट हो गया है। जो भी निशान मिलेगा लोगों ने उसको वोट देना है। तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा इन लोगों के लिए। बाकी फिर ऑन द डे अवाम जिसको वोट देगी वो पता चल जाएगा। लेकिन काज़मी साहब ये फरमाइएगा, आप क्योंकि माशाल्लाह सियासी रमूज को बड़े बेहतर अंदाज में समझते हैं, जिस तरह से आम इंतखाबात में फॉर्म 47 का शोर मचा या मचाया गया, जो भी हो, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि इस बात की कोई अहमियत रह जाती है कि इलेक्शन में क्या होगा और किस तरह से होगा? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा तल्ख क्वेश्चन है, और यही वो क्वेश्चन है जो हर जगह पे डिस्कस भी हो रहा है। मेरे ख्याल में निज़ाम की साख्त को बचाने के लिए कुछ ना कुछ, जो कुछ भी है, इसमें बहुत सारे मसाइल भी हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अभी भी वोटर के अंदर कम से कम ये उम्मीद होगी कि वो बाहर निकलेंगे और जिसको भी वो मुनासिब समझते हैं, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, तहरीक इंसाफ को, उसको वो वोट डालते हैं। अगर अवाम इस हद तक मायूस हो जाएगी तो देखिए ना, फिर तो आप एक जो वोटर के पास एक वाहिद ताकत है वो भी फिर आप उससे ले रहे हैं। फिर क्या तो आपको लगता नहीं है कि वोटर तो पहले ही मायूस हो चुके हैं? हमने PTI के एहतजाज जलसे बहुत सारे देखे हैं, अब तो लोग उस तरह से निकलते ही नहीं है, तो क्या वोटर भी निकलेगा उस तरह से? मेरा नहीं ख्याल कि वोटर उस तरह से पार्टिसिपेट करेगा।
देखिए, वोटर तो अपना एहतजाज उन्होंने 2024 में भी किया। उसके अलावा बाद में अभी ये जो समड़ियाल में इलेक्शन हुआ, ऑल्दो कि हुकूमती जमात जीत गई, लेकिन उसके बावजूद ज़िमनी इंतखाब में वहां पे लोगों ने बड़ी तादाद में बाहर निकल के वोट डाला। और अभी भी अगर ज़िमनी इंतखाबात में, अगर इन इंतखाबात में तहरीक इंसाफ शिरकत नहीं करती है, तो फिर तो लगता है कि ज्यादा वोट नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर वो उसमें हिस्सा लेते हैं तो मुझे तो यही लगता है कि अवाम बाहर निकलेगी और वो वोट डालेंगे, इसलिए कि उस दिन उनको कोई बाहर निकलने से रोकता नहीं है। जो एहतजाज की आपने बात की, अगर बाहर आप जी काज़मी साहब, गुजारिश ये है कि लाहौर का जो ज़मीनी इलेक्शन है NA 129 का, उसमें एक दो चीज़ें हैं। थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन जो है ना, इसमें मेरा एनालिसिस भी शामिल कर दें, फिर मैं आपसे तफसीली जानना चाहूँगा। मियां नवाज शरीफ ने अब ड्यूटी लगाई है वहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ीक की कि वो जो उनके धड़े हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको मुत्तहिद करें। उसकी बुनियादी वजह ये है कि यहाँ पे जो 4 कैंडिडेट समझे जाते थे, उनमें से एक हाफिज़ नुमान साहब, जिनको के ये टिकट मिल गया। दूसरे उनके मुकाबले में राना मशहूद साहब, जो यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। तीसरे नंबर पे मेयर इश्तियाक साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। तो ये जो 3-4 उम्मीदवार थे, इनमें उनकी उसी तरह से ग्रुपिंग भी थी। मियां मरगूब साहब भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। अब मामला ये है कि राना मशहूद साहब जो हैं, उनका उस हल्के से, क्योंकि वो माजी में इलेक्शन जीतते भी रहे हैं, उनकी नौजवानों के हवाले से वो जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल और ये वो उनकी पेनिट्रेशन भी मुस्लिम लीग नून समझती है कि शायद यूथ में ज़्यादा है। तो लेकिन उनके जो सियासी गुरु हैं वो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। मियां नवाज शरीफ ने एक बुनियादी वजह मेरे ख्याल में तो ये है कि इसलिए उनकी लगाई है कि वो राना मशहूद को पूरी तरह से, यानी वो रस्मन ही ना ऐलान करें बल्कि पूरी तरह से उसमें एक्टिव हों। लेकिन दूसरी तरफ हमाद अजहर हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में आप क्या समझते हैं कि 129 का जो इलेक्शन है उसमें क्या बनेगा? देखिए, ये जो 129 का इलेक्शन है, ये मेरे ख्याल में हमारी हालिया तारीख का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन होगा। इसमें एक तरफ मरियम बीबी की 1 साला जो पंजाब की कारकर्दगी है, नून लीग उसको दिखाना चाहेगी कि देखें जी, कारकर्दगी इतनी जबरदस्त थी कि ये इलेक्शन हम जीत गए। दूसरी जानिब मियां अजहर साहब ने तो ना कोई जलसा किया था, ना कोई जुलूस किया था। हमाद अजहर के ऑल्दो के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो रूपोश हैं और मुझे नहीं लगता कि वो हल्के में आ सकेंगे। लेकिन उसके बावजूद मियां साहब ने पहले खबरें इस तरह की आई कि इवन के ख्वाजा साद रफीक साहब का, जिनका आपने जिक्र किया, उनको भी ये हल्का ऑफर किया गया कि ग्रुप बंदी है, वहां पे आप लड़ लें इलेक्शन, ताकि जो है वो सारे धड़े आपके पीछे खड़े हो जाएं। लेकिन उन्होंने उससे माजरत की और फिर जो पिछली दफा रनर अप थे, जिन्होंने तकरीबन कोई 71,000 वोट लिया था और मियां अजहर साहब का जो वोट लाख से ज्यादा था, उनको फिर ये दे दिया गया हाफिज साहब को उधर से हल्के से टिकट। तो अब ये धड़े तो हैं। आपने बात की कि राना मशहूद साहब की, उनके गुरु जो है साद रफीक साहब की, लेकिन इस वक्त हालत ये है इमरान भाई के, देखें जो राना मशहूद साहब के अपने गुरु हैं वो भी लाहौर से इलेक्शन हार चुके हैं। उनके जो गुरु हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनका जो हल्का है उसके ऊपर कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है। फिर जो पीपल्स पार्टी के जो हालात हैं वो भी हमारे सामने। तो मेरे ख्याल में ये बहुत सारे गुरु इकट्ठे होके भी, अच्छा इमरान साहब, ये जो धड़बंदी है जिसकी अभी अतर साहब भी जिक्र कर रहे हैं, जो पीटीआई के अंदर जो धड़बंदी हम देख रहे हैं, जिस तरह से अभी हमने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद करने के हवाले से पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा है कि वो बैकअप हैं, उनकी जो तरजीह है वो उमर अयूब और शिबली फराज को वापस लाना है। ये जो अंदर धड़बंदी हो रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि वोटर और सपोर्टर या पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो तो बहुत ज्यादा मायूस है इस वजह से कि पीटीआई के अंदर की धड़बंदी की वजह से। अच्छा ज़ैनब, इस पे मैं आता हूँ, लेकिन सिर्फ छोटी सी बात वो पिछले मौजू पे, काज़मी साहब, उसमें हाफिज नुमान साहब को टिकट देने की जो बुनियादी वजह है ना, मेरे नज़दीक बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, वो एक ये है कि इस हल्के में अराई बरादरी का बहुत ज़्यादा वोट है। और अराई बरादरी जो है, क्योंकि मियां अजहर साहब का, हमाद अजहर का भी अराई बरादरी से ताल्लुक़ है और हाफिज नुमान का भी अराई बरादरी से ताल्लुक़ है, और फिर अराई बरादरी के भी उस दरे से ताल्लुक़ है हाफिज नुमान का। हाफिज नुमान वैसे भी एक शरीफ आदमी की शोहरत रखने वाले, अच्छे पढ़े लिखे जो उम्मीदवार है वो समझे जाते हैं। तो मुस्लिम लीग का ख्याल ये है कि क्योंकि उनकी शोहरत भी अच्छी है, साथ बरादरी का भी वोट है, और अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरी सपोर्ट करती है तो उन्हें इस दफ़ा ये एज मिल सकता है। अब आ जाए तो आपके सवाल बिल्कुल अंदर की जो धड़बंदियां और डिवाइड है जी। अब मामला जो पीटीआई का है, तो जैसे आपने खुद अभी कहा था ना काज़मी साहब के सवाल करते हुए, सपोर्टर्स तो मायूस हैं, अब वोटर, हाँ, कि वो पीटीआई का वोटर मायूस है, सपोर्टर मायूस है, ये धड़ेबंदियां भी सिर्फ उसी वजह से। आज देखें, मैं हमेशा ये बात करता हूँ
काज़मी साहब की मौजूदगी में भी कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ। असल मामला ये है कि पीटीआई क्या है। पीटीआई में सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, फोर्थ टीयर, 5 टीयर कोई नहीं है। उसमें या इमरान खान है या कारकुन है डायरेक्ट। यही उनका प्लस पॉइंट है, यही उनका नेगेटिव पॉइंट है। उसमें 20 धड़ेबंदियाँ हो जाए, अगर खान ने को कॉल दे दी तो कारकुन किसी और की नहीं मानता। इमरान खान की नामजदगी पे क्यों है इतने तहफ़्फ़ुज़ात पीटीआई के रहनुमाओं को? वो मामला ये अब देखिए, असल मामला ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं, इमरान खान साहब ने इस पे दौड़ा, मैं समझता हूँ कि तुरब का पत्ता खेला। वो इस तरह से कि अगर वो बन जाते हैं तो आपको माजी में याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ भी ज़ाती तौर पे हमेशा महमूद खान अचकज़ई का एहतराम करते रहे। सियासी वालों से वो उनका जो है ना, उनको हमेशा अहमियत देते हैं। दूसरा उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो है वो भी क्या महमूद खान अचकज़ई को बिल्कुल यकसर इनकार कर देंगे तो मानने में या नहीं। अब पीटीआई के जो लोग, आपका जो सवाल है कि बार बार उस पर क्यों करते हैं, तो पीटीआई वाले जो लोग हैं उनमें जो अनफॉर्चुनेटली जो सेकंड टीयर है उसमें वो उस पॉलिटिकल विजडम की कमी है। वो आपस में ओहदों की जो बांट है ना, वो बस जिस ग्रुप को मिल जाता है दूसरा उसकी मुखालफत करना शुरू कर देता है। अगर वो फैसला समझते हैं अलीमा खान के मशवरे पे हुआ तो दूसरे मुखालफत शुरू कर देते हैं। अगर बुशरा बीबी के कहने पे हुआ तो तीसरे बंदे मुखालफत शुरू कर देते हैं। वहाँ ये है। अच्छा तर साहब, आपको भी लगता है कि पीटीआई के अंदर वाकई पॉलिटिकल विजडम का फुकदान है? अभी हम महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद होने के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा तजाद सामने आ रहा है पीटीआई में, तो इस पर आपकी क्या राय है? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जी, बिल्कुल है फुकदान। आप देख लें ना, सबसे बड़ी सियासी जमात है वो, लेकिन किस हद तक वो पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर वो किस हद तक चीजों को लेके चल सके, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बाकी उनके साथ जो कुछ होता रहा वो भी गौर तलब है, उसके ऊपर भी देखने की जरूरत है कि क्या कुछ उनको बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन ये जो अचकज़ई साहब वाला फैसला है, मेरी नजर में तो ये बड़ा जबरदस्त फैसला है, क्योंकि ना अचकज़ई साहब को आप 9 मई के केस में अंदर कर सकते हैं, ना उनके ऊपर कोई और केस है। अगर उमर अयूब की तरह कोई और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आएगा तो बाद में पता चले कि जी वो भी नामजद है। जिस तरह अभी 27 महीनों के बाद अलीमा खान साहिबा के बेटे अचानक उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो किसी का भी नाम बीच में आ सकता है। तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पे ये बड़ा अच्छा फैसला था इमरान खान साहब का, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जमात के अंदर से इसकी शदीद मुखालफत की जा रही है और बाकायदा लॉबिंग की जा रही है कि भाई क्यों ये इस तरह की ये नामजदगी हुई है, क्यों उनका नाम सामने आया है। तो जमात के अंदर के जो इख्तलाफात हैं तो वो तो किसी से ढके छुपे नहीं है। जब भी आप तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से बात करते हैं या नून लीग की लीडरशिप से बात करते हैं, मैं आपको खबर दे देता हूं कि मुझे आज तक कभी नून लीग के किसी रहनुमा ने, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने मेरे सामने इमरान खान साहब की बहनों की बदतारीफी नहीं की, उनके हवाले से कोई रिजर्वेशंस नहीं शो की, इनके किसी लीडर के हवाले से उस तरह बात नहीं की। अगर कोई चीज हम सुनते हैं तो वो इनकी हम अपनी क़यादत से, एक धड़ा दूसरे के खिलाफ बात कर रहा होता है, कुछ लोग इमरान खान साहब की बहनों के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इनके आपस के जो धड़े हैं वो बिल्कुल वाजे है कि बड़े बड़े पैमाने पे धड़ाबंदी है जमात के अंदर। अच्छा काज़मी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दिया गया है, तो आपको कितनी उम्मीदें हैं कि इस दफ़ा ये कमीशन कोई फार्मूला ना सिर्फ वज़ा करने में कामयाब हो जाएगा बल्कि सूबों और वफाक के दरमियान इख्तलाफात भी दूर हो जाएंगे? देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए इंसान को, लेकिन ये फार्मूला होना बहुत जरूरी है, होना चाहिए। एनएफसी में सारा पैसा उठा के आप सूबों को दे देते हैं, आपका पीएसडीपी हो जाए, आपका दिफा हो जाए, दीगर सारे कर्जे हों, जो भी पाकिस्तान पे कर्जे चढ़ते हैं वो तो फिर वफाक ने देने होते हैं, और सूबों को आप उठा के दे देते हैं और सूबे बस स्पेंड कर रहे होते हैं। 4 बंदे ये फैसला करते हैं, चाहे वो पेशावर में बैठा बंदा हो, लाहौर में, कोयटा में या कराची में, कि मैंने कैसे पैसा स्पेंड करना है। क्या वो पैसा नीचे जाता है? मेरे ख्याल में पैसा नीचे जाता है, उसको भी देखने की जरूरत है। वो मेक श्योर किया जाए कि नए फार्मूले के अंदर जिले की लेवल तक पैसा जाए, या तो अगर आप नए सूबे नहीं अभी बना सकते कम। जी जी काज़मी साहब, आपने नए फार्मूले की बात की, सूबों की बात की, तो एक नया फार्मूला ये भी है कि छोटे सूबे बना दिए जाएं, मुल्क में जो है ना इंतज़ामी यूनिट जो हैं वो ज़्यादा कर दिए जाएं ताकि आवाम को इससे फ़ायदा हो सके। आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं, ये जो छोटे सूबे हैं ये बनने चाहिए? और जो सियासी सिचुएशन चल रही है उसमें आपको लगता है कि ये सूबे बन जाएंगे?
देखिए, सियासी सिचुएशन तो थोड़ी सी ट्रिकी है, इसके ऊपर बातचीत होना जरूरी है, लेकिन मेरी नजर में सूबे बनने चाहिए। अब आप देख लेना, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, जो पैसा जाता है या वो पेशावर में फंस जाता है, या लाहौर में फंस जाता है, या कराची में, या कोयटा में। सूबे बने, अब उधर जो है हुकूमतें हो, वो चलाएं। आप दुनिया भर में देख लें, छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती हैं। ये कोई लासानी बुनियादों पे मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे जरूरत है ये वक्त की कि नए सूबे बने, नया स्ट्रक्चर बने और पैसा नीचे तक जाए। यहाँ पे लाहौर में ट्राम भी आ रही है, बीआरटी भी आ रही है, पेशावर में दीगर जगहों पे, बड़ी जगहों पे जो है वो पैसा लग रहा है, किसी और जगह पे नहीं लग रहा। कराची वाले रोते रहते हैं कि सारा पैसा किसी और जगह पे लग जाता है, क्योंकि हुक्मरानों का ताल्लुक अंदरूनी सिंध से है, वो कराची पे पैसा नहीं लगाते। बिल्कुल, नए सूबे वक्त की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका अतर काजमी, हमें बता भी रहे थे कि किस तरह से नए सूबों का आगे जाके कयाम मुमकिन है और NFC अवार्ड के हवाले से क्या नया फार्मूला जो है वो तय किया जाएगा गवर्नमेंट की जानिब से। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मोदी हुकूमत खुलकर अमेरिका के मुकाबले आ गई है, ट्रंप पर कड़ी तनकीद और इल्जामात, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। भारत अमेरिका के दरमियान गैर यकीनी की सूरत हाल और अमेरिका की तरफ से लगाए गए भारी टैरिफ भारत पर जो लगाए गए हैं, इसके बाद भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में गैर यकीनी की सूरत हाल है। वहीं पर मोदी हुकूमत खुलकर अमेरिका के मुकाबले आ गई है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अतीब सिद्दीकी साहब, जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका अतीब सिद्दीकी साहब। किस तरह से देखते हैं, भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें उन्होंने ये इकरार किया कि अमेरिका की कॉल्स उनको मौसूल हुई थी, लेकिन उसके बाद हटदर्मी का मुजाहरा भी उनकी जानिब से किया गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी किस्म की कोई सालिसी वो कबूल नहीं करते। तो किस तरह से देखते हैं, भारतीय हुकूमत की जानिब से कभी एतराफ़ किया जाता है और कभी फिर अपनी हटदर्मी बरकरार रखते हैं कि हमने तो कोई सीज़ फायर के लिए कॉल नहीं की। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये जो आपने खुद ही बता दिया कि ये जो अपना जयशंकर साहब हैं, या जो इनका 5 लोगों का कुटेरा है, जिसमें मोदी है, जयशंकर है, अमित शाह, अजीत डोभाल और राजनाथ सिंह, जिस दिन 11 मई से इनका यही रवैया रहा है। एक ही सांस में ये तरदीद भी करते हैं, तस्दीक भी करते हैं। इनका मसला सबसे बड़ा ये है कि ये जब आप इंटरनेशनल ऑडियंस और मीडिया के लिए इनका बयानिया कुछ और होता है, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए उनका बयानिया और होता है। और इनको तो एक और इशू है कि इनको अपना जो RSS है, जो कि 55 to 60 मिलियन लोगों की ये एक ग्रुप है, इनके लिए इनका बयानिया एक कोई और हो जाता है, बिकॉज वो इनको माफ़ करने वाले नहीं हैं। तो ये झूठ पे मबनी इनके बयानियाँ हैं। ये इनका किसी को कुछ समझ में नहीं आती कि क्यों नहीं ये सच की तरफ आते हैं। तो अब सारी दुनिया इनको पहचान गई है, सारी दुनिया को पता चल गया, इसीलिए ये अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो चुके हुए हैं। ये 5 लोग जो हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट में जो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने पूरी इस खित्ते में जो है ना एक कंफ्यूजन फैला रखी है। अपनी क्रेडिबिलिटी भी गवा बैठे हैं। सिद्दीकी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो हिंदुत्व के पुजारी हैं, जिनका आपने अभी जिक्र किया, RSS के ये खुद गिरोने किरदार हैं, तो ये आप ये फरमाइएगा कि ये जयशंकर ने यह भी कहा कि कोई ऐसा अमेरिकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया। तो क्या आप समझते हैं कि अब ट्रंप और मोदी खुलकर एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, या फिर ये सिर्फ लोकल सतह पे ये कहेंगे, वहां जाके पांव पकड़ देंगे ट्रंप के मोदी साहब? बिल्कुल इमरान साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी ये सिर्फ अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, और लेकिन जिस वक्त अपना ट्रंप के सामने जाएंगे तो उनके पांव पकड़ लेंगे। बैकडोर चैनल से वो पकड़ रहे हैं। JD वैंस के थ्रू ये अपना अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये सारे मसले जो उनके लिए सामने आ रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, वो किसी तरीके से हल हो जाएं। लेकिन क्योंकि ट्रंप एक अपनी पर्सनैलिटी है उसकी, और क्योंकि ये लोग एक्सपोज हो चुके हुए हैं, इमरान साहब ये पिछले कोई 10 साल से ये बेवकूफ़ बनाते रहे हैं अपना अमेरिका को भी और दुनिया को भी। एक तरफ अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, यही दुनिया को बताते हैं कि हम बहुत करीब हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। दूसरी तरफ उनके अपना यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है, उसमें जो रशिया के साथ इन्होंने अपना क्या कहते हैं एक अपना मुआशी ताल्लुक रखा हुआ है, जिसमें उन्होंने इतनी वहाँ से क्या कहते हैं अरबों डॉलर का तेल अपना इंपोर्ट किया और वो आगे बेचा भी है।
ये सारी चीजें, ये आज के जमाने में ये चीजें छुपती नहीं है। अच्छा सर, ये कुछ अरसे के लिए चल जाता है, लेकिन सदीकी साहब ये फरमाइएगा कि इंडिया तो हम बात अभी मजीद करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात चीन की कर लेते हैं कि ये जो खबरें हैं कि 3 सितंबर को चीन जो है एक ऐसी परेड करने जा रहा है वहाँ पे जिसमें नई टेक्नोलॉजी और जदीद असले की नुमाइश की जाएगी, और ऐसा असला होगा कि ये नुमाइश देखने से दुनिया हिल कर रह जाएगी। इस पे थोड़ा सा एनलाइटन करें हमारे नाजरीन को कि आपका इस पे क्या तज्ज़िया है? बिल्कुल, हथियारों की रोनुमाई क्यों की जा रही है, इसके पीछे क्या वजह, आलमी तौर पे क्या मैसेज देना चाहता चाइना? इमरान, अपना और मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये दो टेक्नोलॉजीज़ के दरमियान भी एक जंग हुई है। ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के दरमियान जो है ना कैपेबिलिटीज़ को सराहा गया और असेस किया गया है। इस जंग में चाइनीज़ इक्विपमेंट जो कि पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, वेस्टर्न इक्विपमेंट भारत इस्तेमाल कर रहा था, वो सब कुछ खुल के सामने आ गया है। अब चीन जो है, चीन का इक्विपमेंट, चीन की टेक्नोलॉजी जो है वो पहले भी इन सब को पता था, वेस्टर्न दुनिया को, कि ये बहुत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये इसका प्रूफ जो आया है वो आया है इस जंग के दौरान, और अब इसके बेसिस पे अब चीन दुनिया को दिखाएगा कि जी इसके अलावा जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है उनके पास, और उसमें कोई शक नहीं है। जिस टेक्नोलॉजी से अब वो एडवांस कर रहे हैं, वो इतनी तेज़ी से एडवांस कर रहे हैं कि शायद कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है दुनिया का जो उनको कैचअप कर सकेगा। तो ये बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, एक नुमाइश होगी। लेकिन सर एक सवाल यहाँ सदीकी साहब, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि चीन अगरचे सुपर पावर बनने को है और वो पूरी दुनिया को दिखाएगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान के किरदार को भी तो फरामोश नहीं किया जा सकता। उस टेक्नोलॉजी का अमली मुजाहरा तो पाकिस्तान ने करके दिखाया। बिल्कुल, और इसको एक्नॉलेज किया है इमरान साहब, चीन ने भी एक्नॉलेज किया है, दुनिया ने एक्नॉलेज किया है कि जी जो अमली मुजाहरा है ये पाकिस्तानी पायलट्स, पाकिस्तान एयरफोर्स ने करके दिखाया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिर्फ इस दफ़ा ही नहीं, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान के पायलट्स, पाकिस्तान की लीडरशिप ने हमेशा इसका अपना डिलीवर किया है। तो ये बड़ा अल्लाह का बड़ा करम है कि जो हमारी एयरफोर्स की लीडरशिप है, जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है, ये सब बहुत अच्छी तरह से पाकिस्तान की एयर पार को समझते हैं। अच्छा सर, वहाँ पे उस परेड में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उसके अलावा फिर तैयब अर्दगान साहब तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, फिर रूस के सदर पुतिन, ये सब वहाँ पे शरीक हो रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे कोई पाकिस्तानी जो वफद है उसकी कोई रूसी वफद से, कोई सदर पुतिन से या इस तरह मुलाकातें भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती हैं। मतलब अपना रशिया और पाकिस्तान पिछले कई सालों से ये कोशिश जारी है कि ये भी हम उनके साथ भी हमारी जो है रिलेशनशिप में, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में बेहतरी आए। और हम तो अब वाज़ा कर चुके हैं कि हम सब के साथ एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप में चलना चाह रहे हैं। ये चीज़ अपना अमेरिका को भी अंदाज़ा है इस चीज़ का, रशिया को भी अंदाज़ा है, और चीन के साथ तो आई एम क्वाइट सर्टन कि हर चीज़ डिस्कस की जाती है, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं ये इस किस्म की अपना कदम उठाए जाते हैं। और चीन की अपनी एक ये पॉलिसी है, वो तो यही चाहता है कि हर मुल्क के साथ जो है ताल्लुकात जो है। ये पाक फ़ज़ाइया ने बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 तैयारे पाक फ़ज़ाइया ने अपनी सर्विस में शामिल कर लिए हैं। आप क्या समझते हैं पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत से हमारे मुल्क में जो हमारे मुल्क की दिफाई पोजीशन है वो कितनी मजबूत होगी इससे? ये तुर्की साख्ता तैयारे हैं, ये नहीं, ये कोई लड़ाके तैयारे नहीं है। ये क्या कहते हैं, इनका इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए किया जाता है। तो ये अभी इसकी जो इंडक्शन है ये अभी बहुत बड़े स्केल पे नहीं हो रही है, ये सिर्फ इंडक्शन हो रही है फॉर प्लेटफॉर्म्स के लिए। अच्छा सदीकी साहब, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सदीकी साहब ये फरमाइएगा कि बाज़ इतलात ये भी हैं कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर करने में चीन जो है वो काफ़ी किरदार अदा कर रहा है। तो क्या वाकई ही ऐसी चीज़ है कि चीन और पाकिस्तान और रूस को मज़ीद करीब लाने में अहम किरदार अदा कर रहा है?
जी बिल्कुल। अब इसमें मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वो चीन ज़रूर कर रहा होगा, और इसी तरीके से पाकिस्तान की एक कोशिश रहती है कि चीन की जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, उसके अंदर भी एक रोल प्ले किया जाए। अभी आपने जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो डिप्लोमेसी देखी है, जिसको मिलिट्री डिप्लोमेसी भी बोला जा रहा है, ये इस तरह ही कामयाब उनकी क्या कहते हैं अपना ये स्ट्रेटजी रही है, इतनी कामयाब डिप्लोमेसी रही है कि ये उनको सब, ये रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, सबको ये एक साथ अपना ऐसे लग रहा है कि मिल के एक और चलने पॉइंट का पर आपकी राय चाहते हैं। ईरान इसराइल मामला जो है वो आपके सामने है। अब इसराइल की जानिब से ईरान की जानिब से खबरदार किया गया है कि अगर इसराइल ने हमला किया तो जवाब जो है वो दिया जाएगा, और इसराइली हमले का खदशा जो है ईरान की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? ये खदशा जो अपना क्या कहते हैं, जब ये जंग ख़त्म हुई 24 जून को, तो ये उसके बाद से खदशा तो ईरान को हमेशा से है कि ईरान कोई ना कोई शरारत कर सकता है। इसी सिलसिले में अभी क्या कहते हैं, ईरान अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। उसने अभी नेवल एक्सरसाइज की है जिसमें उन्होंने क्रूज मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेस्ट फायरिंग वगैरह भी की है। लेकिन साथ साथ ये ईरान जो है वो बड़ा वाज़ह कर चुका है। यूरोपीय ताकतें भी प्रेशराइज कर रही हैं ईरान को कि मुज़ाकरात की टेबल पर आए। और जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ईरान ने पिछली जंग में ये अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी है। ये मीडिया ब्लैकआउट की वजह से ये जो इजराइल में तबाही हुई है इनके मिसाइल अटैक से, ये शायद पूरी दुनिया रिलीज नहीं की गई है, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है। और ये अभी क्या कहते हैं, सिर्फ इन्होंने को 500-600 मिसाइल दागे हैं इजराइल के ऊपर। ये अभी इनके पास जो इस खित्ते में सबसे ज्यादा मिसाइल्स की जो इन्वेंट्री है वो ईरान के पास है। लेकिन सदीकी साहब, लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि ईरान की वैसे तो यूरोपीय ममालिक के साथ बातचीत भी जारी है, लेकिन दूसरी तरफ यूरोपीय ताकतों ने धमकी भी लगा दी है कि अगर ईरान जौहरी प्रोग्राम को लेकर मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आता तो उसे फिर संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा जो है उससे दोबारा पाबंदियां लगा देगा। इस सारे मामले पे आपकी क्या राय है? अपना इमरान साहब देखें, ये इसमें कोई शक नहीं है कि अपना वेस्टर्न वर्ल्ड जो है और इजराइल नहीं चाहती कि ईरान के पास ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आए। अब ये ईरान की कोशिश थी, उन्होंने यूरेनियम की एनरिचमेंट की एक कोशिश थी कि शायद वो न्यूक्लियर, हालांकि इसको वो डिनाई करते हैं कि ये इस मकसद के लिए हम ये यूरेनियम को एनरिच नहीं कर रहे थे। लेकिन आज के ज़माने में कोई चीज़ छुपती नहीं है इमरान साहब। देयर इज़ नथिंग जो कि आप छुपा सकें किसी से भी। वो हर एक को पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी हुई है कि आप कोई चीज़ नहीं छुपा सकते। तो ये ईरान अगर ये दोबारा ये कोशिश करेगा उस रास्ते पे जाने का, तो इसमें कोई शक नहीं है कि दोबारा वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका जो है वो इसी तरीके से क्या कहते हैं रिस्पॉन्ड करेगा जैसे उन्होंने पहले किया है। सैंक्शंस लगेंगे, उसके बाद क्या कहते हैं, अगर वो देखते हैं कि ये अभी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम से, वेपनाइज्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं पीछे हटते, तो ये दोबारा से ये इस तरह की अपना सिचुएशन डेवलप हो सकती है। अच्छा सदीकी साहब, आखिर में सिर्फ ज़रा इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि वज़ीर ख़ारजा हमारे जो कि नायब वज़ीर आज़म भी हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने बांग्लादेश का ये जो दौरा किया है, इस पे काफ़ी जो चीज़ें हैं वो कुछ मुआहदे भी हुए हैं और वहाँ बड़ा गर्मजोशी का मुजाहरा किया गया। इस सारे अमल को आप किस तरह से देखते हैं? अपना इमरान साहब, बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। आपने देख ही लिया कि बांग्लादेश और इंडिया की बहुत कुर्बत थी हसीना वाजिद के वक्त में, और अब जब से इन्होंने, जब अवाम ने उसको हटाया है, वो भाग गई है, उसके बाद से अवाम ने भी रियलाइज़ किया है कि जो इंडिया के साथ कुर्बत रखने में नुकसान ही नुकसान है। लिहाजा इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा बांग्लादेश गए हैं। वहाँ पे उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल भी हुआ है, बहुत अच्छी डिस्कशंस भी हुई हैं। और अब ऐसे लगता है कि जो हमारे बांग्लादेशी भाई हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, ये अब ये चाहते हैं कि आपस में एक कुर्बत हो। ट्रेड के हवाले से ऑलरेडी क्या कहते हैं बात चल रही है, कमिटमेंट्स भी हो गई हैं कि ट्रेड को इन्होंने एनहांस करना ही करना है। डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी ताल्लुकात बहुत बेहतर होते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये मुख्तलिफ एक्सचेंज विजिट्स भी शुरू हो जाएंगे। सदीकी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि
शायद मोहम्मद यूनुस साहब भी पाकिस्तान के दौरे पे आए और इसके अलावा पाकिस्तान से लड़ाका तैयारे जो हैं उनका ऑर्डर मिलने की भी तवक्को है बांग्लादेश से। जी ये सुनने में आया है ये इमरान साहब, लेकिन कुछ अपना इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बिल्कुल, बांग्लादेश पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो मजबूत से मजबूतर होते जा रहे हैं, कामयाब मुआहदे किए गए हैं, MOU पर दस्तखत हुए हैं और आने वाले टाइम में देखना है कि पाकिस्तान के लिए ये जो मुआहदे हैं किस कदर सूदमंद साबित होते हैं। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे। SIFC की निगरानी में बैनुल अक़वामी एक्सप्लोरेशन कंपनियों से राब्ते जारी हैं, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी तेल कंपनियां लीबिया के तेल और गैस ब्लॉक की बोली के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। पाकिस्तान अपने यहाँ तेल की तलाश के साथ साथ दूसरे ममालिक में भी सरमाया लगा रहा है। आने वाले वक्त में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खाकान नजीब जो कि माहिर मुआशियात भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका खाकान साहब, आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं OGDCL और PPL लीबिया के तेल और गैस ब्लॉक की बोली के पहले मरहले के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। पाकिस्तान दूसरे ममालिक को अपनी सरजमीन पर तेल और गैस की दरियाफ्त की दावत दे रहा है और ख़ुद भी इस शोबे में सरमाया लगा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप? पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि आज भी 15 से 20% जो पाकिस्तान की नीड है ऑफ द ऑयल पर डे, सो तकरीबन 70 से 73 हज़ार बैरल पर डे पाकिस्तान ऑयल पाकिस्तान में प्रोड्यूस करता है, जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, विच इज़ अबाउट 15 to 20% जो हमारी टोटल नीड है। तो एक तो ये बात बिल्कुल अया है कि इस वक्त भी 83% ऑफ द वर्ल्ड्स नीड ऑफ एनर्जी, ये मैं रिपीट करता हूं क्योंकि ग्रीन एनर्जी की बहुत बात होती है, 83% आज भी फॉसिल फ्यूल से फुलफिल होती है। तो एक तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, ऑनशोर भी ऑफशोर भी, और जो सर्वेज कहते हैं उनको फॉलो करते हुए अपने यहाँ जो तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, शेल गैस और फिर माइंस एंड मिनरल्स इन बलोचिस्तान, इसका काम जरूर करना चाहिए। जो इस वक्त एक सर्वे है जिसकी वजह से आपने यूएस का इंटरेस्ट भी पाकिस्तान में देखा है, ये उन्हीं की US8 का ही आई थिंक एक सर्वे है 2015 का, जिसने बताया है कि पाकिस्तान में ऑनशोर मौजूद है तेल के ज़खायर। ये भी याद रखिए कि ये तो जियोलॉजिकल सर्वेज है, दैट डजंट मीन कि वाकई तेल निकल आना है कल। इसका मतलब है कि पहले भी काम हुआ, एक्सॉन मोबिल ने काम किया, that didn't come through, but that doesn't mean कि हमें एक्सप्लोरेशन नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तानी कंपनीज लाइक OGDCL, PSO, PPL, NRL, इतनी सारी कंपनीज हैं, इनको भी काम करना चाहिए, बट वी हैवंट डन अ गुड जॉब, राइट। मतलब हमने अपनी जो एक्सप्लोरेशन है, गैस की देख लीजिए, 4000 MMCFD गैस आज से 5-8 साल पहले प्रोड्यूस होती थी पाकिस्तान में, आज 2300 2400 MMCFD गैस प्रोड्यूस होती है। सो यू हैव लैक्ड इन दिस एरिया। और इसी तरह जो पूरा माइंस एंड मिनरल्स की स्टोरी है, कॉपर एंड गोल्ड की, यू नो ये जो हमारा इस वक्त बैरेक गोल्ड काम कर रहा है रेकोडेक में, रेकोडेक दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट अनटैप्ड कॉपर एंड गोल्ड रिजर्व्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बैरेक गोल्ड कह रहा है और वो जियोलॉजिकल सर्वेज बता रहे हैं। 1974 में आई थिंक जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था, आज जाके मैं ये कह रहा हूँ कि 2018। डॉक्टर साहब रेकोडेक पे अलग से बात करते हैं, पहले जरा इस पे मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। ये देखें कि अब तो SIFC की मुआवनत से भी तेल की तलाश के लिए बैनुल अक़वामी जो कंपनीज हैं उनसे राब्ते किए जा रहे हैं। तो आपने जैसे गैस की भी बात की, तो मुझे खुद सुई नॉर्दर्न के एक बहुत आला ओहदे पे फाइज अफसर बता रहे थे कि कोहाट के पास से जो गैस निकली है उसका जो उसकी जो क्वालिटी है वो सुई की गैस से भी कहीं बेहतर है। लेकिन जब हमारे पास इस तरह के ज़खायर भी हैं तो फिर हम उनसे पूरी तरह फ़ायदा क्यों नहीं उठा सकते? देखिए ना, इन दी एंड तो सारी बातें आके 2-3 चीज़ों पर ही रुकती हैं। एक तो ये रुकती है इस चीज़ पे कि पॉलिसी साजी ऐसी नहीं हो सकी कि हम ये काम कर सके। नंबर 2, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स ऐसे नहीं थे कि हम ये काम कर सके। आपको पता है कि कई इंटरनेशनल टेंडर्स, रेकोडेक का ही फॉर एग्जांपल, जितनी मुश्किल हमने इंटरनेशनल कोर्ट्स में सही और फिर उसको सॉर्ट आउट किया, ये दूसरी चीज़ है। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैव बीन अ कंसर्न्स। और आखिर में जो बात है कि हम चूंकि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को उस तरह पनपने की गुंजाइश नहीं देते
और ये बिलीव नहीं करते कि पाकिस्तान की जो अभी भी जिन कंपनियों के आपने नाम नहीं है वो बेशतर स्टेट रन कंपनीज हैं पाकिस्तानी, पर अब एक टेंडर आई थिंक 25 अक्टूबर का फ्लोट हुआ है, उसमें बड़ा अच्छा इंटरेस्ट भी है, यूएस का भी कंपनियों का इंटरेस्ट है, अक्रॉस द वर्ल्ड मिडल ईस्ट सारी कंपनियों का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का भी है। सो वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, बट ऑफ कोर्स जिस तरह बाकी चीजों का आखिर में इशू तो सारा क्या बनता है इज द गवर्नेंस इशू, बट लेट्स होप कि अब आपने जैसे कहा SIFC की एक पुश है, एक आई थिंक एक जेनेरिकली ये बिलीफ है कि हमने पाकिस्तान में ये काम ठीक तरह से नहीं किया और रिजर्व्स मौजूद हैं और इसकी जो ड्रिलिंग है वो हमें करनी है, और ये लॉन्ग जेस्टेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, ये याद रखिए, ये बिलियंस ऑफ डॉलर है। कोडिक की जो क्लोज है वो 6-8 अरब डॉलर की है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलहदा बनना है, ये इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, तो इसको तनदही से काम करना पड़ता है और सालों साल करना पड़ता है, तो जाकर आप इस काम में कामयाब होते। फिर उसकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फिर फिस्कल फ्रेमवर्क कि आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगी और उसका फिस्कल इम्पैक्ट क्या आएगा। ये सारा काम हमने उस जिसे कहेंगे नफासत से या फ्रेमवर्क से नहीं किया कि हम इस चीज को लेकर आगे बढ़ते, पर लेट्स होप कि हम अब ये कर पाएंगे और इन चीजों में अगेन डॉक्टर साहब आपने ये नहीं ढूंढना चाहिए कि डॉक्टर साहब आपने गेम चेंजर, डॉक्टर साहब आपने दो जी बात करूं जी, ये जो गेम चेंजर और ये लफ्ज है ना, ये इन चीजों से हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये एक चीज है जिसमें पाकिस्तान ने माइंस एंड मिनरल्स, ऑयल, शेल गैस में अपना नाम बनाना है, ये इट विल टेक ईयर्स, मतलब 37 साल की रेकोडिक की प्रोडक्शन होनी है, 70 अरब डॉलर का रेवेन्यू आना है, सो ये कोई आज या कल की बात नहीं है, इट विल टेक ईयर्स बिफोर वी रीच दिस स्टेज। इस पे जिसे कहना स्टेड फास्ट रहना, और फिर जो मैक्रो इंस्टेबिलिटी आती है, आपने पूछा क्यों नहीं कर पाए, आज से 2 साल पहले ये हालत थी कि पाकिस्तान ने 700-800 मिलियन डॉलर के रीपैट्रिएशन ऑफ डिविडेंड्स रोके हुए थे। अब आप मुझे कहें कि मैं नई कंपनी को लाके पाकिस्तान में FDI या एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, स्टाफ, ट्रेनिंग, ये सब काम करूं कैसे, जब आप ऑलरेडी कंपनीज को अपना सरमाया वापस नहीं ले जाने दे रहे, मुनाफे नहीं ले जाने दे रहे, तो कैसे आप नई कंपनीज को लाएंगे। इसीलिए ये जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ फैक्टर्स है उसमें मैक्रो स्टेबिलिटी एक अहम जुज है। 24वीं बार अगर IMF के दर पे खड़े हुए हैं तो बार बार जो मैक्रो इंस्टेबिलिटी आती है मुल्क की, वो इन चीजों से पाकिस्तान को डीरेल कर देती है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, ये सारी चीजों को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, एंड वी मस्ट ट्राई टू रन गुड पॉलिसी, let the investor, whether domestic or international, come in, and thirdly regulatory frameworks ठीक बनाए। ये सारे काम का एंड रिजल्ट तो यही है ना कि इट्स द ह्यूमन रिसोर्स एट द बैक ऑफ डूइंग दिस, वेदर इट्स इन पेट्रोलियम सेक्टर, वेदर इट्स इन गैस सेक्टर। लेकिन डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि आपने इंटरनेशनल इदारों के साथ भी काम किया है, आपने मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ भी काम किया है, आप सिस्टम को समझते हैं। आसान अल्फाज में सिर्फ ये बता दें, एक आम पाकिस्तानी मेरे जैसा जो टेक्निकलिटीज़ को इतना ज़्यादा नहीं समझता, उसको ये समझा दें कि क्या वाकई ही आने वाले दिनों में, जैसे आपने ये कहा कि इस पे टाइम तो लगेगा, उसके लिए कोई खुशखबरी है और हम तरक्की की राह पे कैसे चल सकते हैं, और जो सरमायाकारी हम कर रहे हैं उस पे कितने मुस्बत नताइज हमें मिलेंगे। हाँ जी। देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान को अपना घर ठीक करने का ना इससे अच्छा मौका नहीं मिला। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है। वो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपके पास इस वक्त मैक्रो स्टेबिलिटी है, IMF के प्रोग्राम की एंगेजमेंट की वजह से आपको बहुत मैक्रो स्टेबिलिटी मिल गई है, अफरात ज़र कुछ कम हुई है, सो आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो उस तरह नहीं बढ़ रही जैसे पहले बढ़ रही थी। अच्छा, इस सब ने आपको एक स्पेस फराहम की, 10 मई ने आपकी स्पेस को बहुत वसत दे दी है। US कह रहा है कि हम आपके साथ ऑयल एंड गैस में काम करना चाहते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ, ट्रेड टैरिफ्स में आपको बेहतरी मिली है, पर इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि इन चीज़ों को पायदार बनाने के लिए जो फंडामेंटल घर की चीज़ें हैं वो नहीं ठीक करनी। रेकोडेक 2829 में 1.5 से 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी। अगर ये चीज़ें वाकई ही इस स्पेस को यूज़ हमने कर लिया और ये जिसे कहते हैं कि एनर्जी सेक्टर को सरकारी तहवील से निकालने में कामयाब हो गए, अपने मालियाती हालात को दुरुस्त करने में, उस्तवार करने में कामयाब हो गए, और जो इन्वेस्टर है वो अभी तक उस तरह पाकिस्तान में बिसाइड्स दी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नहीं आया, अगर वो जिसे कहेंगे एक्सपोर्ट लेड सेक्टर्स में हम लाने में कामयाब हो गए, तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि 3 से 5 साल बाद सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए? यही होनी चाहिए ना कि नौकरियां मिले। हमने आपका जो सेक्टर है उसको खोला,
80 चैनल्स आने दिए, इतने एंकर्स आए, आप दोनों को नौकरी मिली। इसके आगे देखें, आपके कैमरामैन, आपके प्रोड्यूसर, ये पाकिस्तान में ही हुआ है, कोई सऊदी अरेबिया की तो मिसाल नहीं है। अब हम बाकी सेक्टर्स में ये करने नहीं दे रहे। अभी भी एनर्जी सेक्टर को हुकूमत ने जकड़ा हुआ है अपने पास, डिस्को उनके पास, सर इसमें डॉक्टर साहब, इस पे सिर्फ मेरा आखिरी सवाल ले लें। इस पे ये जो डिस्कोस की आपने बात की, एनर्जी सेक्टर की बात की, तो लोग जो है ना ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई ही वज़ीर-ए-आज़म ने इतनी दफ़ा तकरीरें की, ऐलानात किए, क्या वाकई ही मुस्तक़बिल करीब में कोई बिजली सस्ती होने के चांसेस हैं, और किस तरह से बिजली सस्ती हो सकती है? देखिए, एक तो बात यह है कि बिजली बहुत ज्यादा यहाँ से महंगी नहीं होगी, सो दैट्स द गुड स्टोरी टू राइट। आई थिंक जो आखिरी हम था ना, अगर मैं टेक्निकली आसान लफ्जों में समझाऊं, जो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था और वो जो पेमेंट्स, जो फिक्स्ड पेमेंट थी, उसका आखिरी हम गुजार रहे हैं। सो कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल कॉस्ट नहीं इनबिल्ट होनी जिससे बिजली महंगी हो। सस्ती होने की जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान में जैसे जैसे पन बिजली एंटर होती जाएगी, जैसे जैसे हम इस हम्प से गुजरते जाएंगे और बिजली की खपत बढ़ेगी। मसला ये आ रहा है कि बिजली है 45,000 मेगावाट जिसकी पेमेंट की हुई है, फिक्स्ड कॉस्ट स्पेशली उस पे स्प्रेड है, इस्तेमाल 30,000 मेगावाट होती है गर्मियों में और सर्दियों में 10,000 मेगावाट। इससे पर यूनिट कॉस्ट आता है। जैसे जैसे इकोनॉमी मूव करना शुरू करेगी, आई थिंक द वर्स्ट ऑफ हाइक्स प्रॉबेबली आर ओवर। अभी कुछ कमी भी हुई है, कुछ फ्यूल दुनिया में कम हुआ है, उसका बहुत बड़ा प्राइस पास थ्रू है पेट्रोल पंप्स पे भी, पर बिजली बनाने पे भी चूंकि उसकी कॉस्ट आती है। बार बार आपका जो FPA है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, वो नेगेटिव आ रहा है आपके बिलों में। सो दैट्स द स्टोरी। बट क्या ये पायदार तब होगी जब बिजली की खपत 35-38,000 मेगावाट होगी और पर यूनिट कॉस्ट ड्रॉप करेगी। पर असल में तब होगी अगर 2-3 साल ले लें, पर डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन, एनर्जी की मार्केट, जेनकोस की प्राइवेटाइजेशन, ये सारे काम होते हुए दिखाई देंगे। 11 साल से मैं ये स्टोरी सुन रहा हूं कि एक मार्केट CTBCM एक सिस्टम है वो बनाना है ताकि आप जिस तरह मोबाइल फोन खरीदते हैं कार्ड, आप बिजली का भी ये काम कर सकें। आसान लफ्जों में 11 साल बाद मैं फिर कह रहा हूं कि आई रियली होप कि अगले आने वाले 1 साल में हम ये कर पाएंगे। Authorities have really good space. The country has really good space. अगर हम इन सारी चीजों को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो जाएंगे तो 3 से 5 साल में उम्मीद कर सकते हैं आपके ये जो इस तरह की हाइक्स आती हैं, इस तरह की इनएफिशिएंसीज हैं, वो सिस्टम से निकाल लेंगे। बिल्कुल, अगर ये इकदामात कर लिए जाएं तो यकीनी तौर पे बिजली की कीमतों में कमी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका खाकान नजीब साहब। आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से मैक्रो स्टेबलाइजेशन की वजह से खिते में किस तरह से बेहतरी आई है, ट्रेड टैरिफ में बेहतरी आई है और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर हो गया है, अफरात ज़र में कमी आई है। इस तरह से आने वाले टाइम में देखना है कि हुकूमत क्या इकदामात करती है एक आम आदमी के लिए और एक आम आदमी की ज़िंदगी किस तरह से आगे जाके बेहतर होती है। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।